नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया फ्री लर्निंग मिशन। आज की हम क्लास में बच्चों पढ़ेंगे भाग 5। भाग 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अपना दिमाग बिल्कुल संतुलन करो और विजुलाइज करो चीज़ों को, और पेन कॉपी लेके आराम से बैठिए। भाग 5 बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं भाग 5 पे। बच्चों दिमाग से बैठना है, ज़्यादा बात करने में कोई फायदा नहीं है। पीसीएस का एग्जाम दिसंबर में होना है, मात्र 4 महीने या 5 महीने का समय है। तो 7 से 8 दिन में हम पूरी पॉलिटी खत्म करेंगे। उसके बाद हम अन्य जो भी जीएस के टॉपिक है उन पे चलेंगे, और हम सी सेट के लिए मैथ करते रहेंगे। साथ के साथ हम सी सेट के लिए मैथ करते रहेंगे। रीजनिंग फिर करेंगे, सी सेट के लिए मैथ और रीजनिंग वो भी साथ के साथ करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो यूपी स्पेशल उसकी भी क्लास हो जाएगी शुरू। उसके बाद यूपी पीसीएस फ्री होने के बाद हम यूपीएससी की तैयारी बहुत फ्री में ही करेंगे। बस ये है, आप जुड़े रहना, साथ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और अगर अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं लगे तो कतई मत पढ़ो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 में है हमारी संसद। संसद के बच्चों 3 अंग होते हैं। एक तो होता है निम्न सदन, एक होता है बच्चों उच्च सदन, और एक होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ये संसद में बैठते नहीं हैं, ना वोट डालते हैं, लेकिन इनके बिना कोई भी विधेयक जो संसद में पेश हुआ है वो बिना अनुमति के इनकी अनुमति से ही वो कानून बनता है, कोई भी विधेयक। उच्च सदन बच्चों हम राज्यसभा को बोलते हैं, और निम्न सदन हम लोकसभा को बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा हम विस्तार से पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखो कि लोकसभा जो सांसद होते हैं इनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, और लोकसभा सांसद के द्वारा ही प्रधानमंत्री का बहुमत प्राप्त होता है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राज्यसभा के सदस्य बच्चों राज्यों से चुने जाते हैं, और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम एक शब्द और पढ़ लेते हैं। विधायिका क्या होती है बच्चों, और कार्यपालिका क्या होती है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले बच्चों मैं लिख लिख के आपको समझाऊंगा सारी चीजें, क्योंकि रट्टाफिकेशन का कोई काम नहीं है। आप रट्टा तो स्वयं मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे पीडीएफ है, ये जब हम पढ़ लेंगे इसे 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे रिवीजन के तौर पे। पीडीएफ भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विधायिका पढ़ेंगे हम। विधायिका और कार्यपालिका में अंतर क्या है बच्चों? विधायिका होती है जो कानून बनाती है, जैसे हमारी पूरी संसद। संसद में लोकसभा के सांसद होते हैं, जो लोकसभा सदस्य होते हैं, और जो राज्यसभा सदस्य होते हैं। तो इन दोनों के सांसद ही विधायिका कहलाते हैं, जो विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका होती है बच्चों, कार्यपालिका कौन सी होती है? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्री होते हैं, जिनकी जवाबदेही होती है संसद सांसदों के लिए, यानी विधायिका के लिए जिनकी जवाबदेही होती है, जिनके पास जिनके पास सारे मंत्रालय होते हैं, जो पावर में होते हैं, जिन पे सारा पैसा होता है, जो पॉलिसी को
कोई परियोजना बनाई जिसे चलाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जो देश चलाते हैं, मंत्री जिनके पास विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ठीक है, जैसे महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। समझ गए? ये बच्चों अस्थायी तौर पर होते हैं, 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल फिक्स होता है ना। और स्थायी के तौर पे होते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, ये 62 साल की उम्र में इनका रिटायरमेंट होता है। और जो जितने भी आयोग होते हैं इनके यही तो अध्यक्ष होते हैं, आईएएस और आईपीएस। तो ये भी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, मतलब कार्यपालिका का भाग होता है आईएएस और आईपीएस। अब इतनी बात समझ में आ गई? कार्यपालिका कौन होती है, विधायिका क्या होती है? विधायिका मतलब पूरी संसद, ठीक है। अब हम राष्ट्रपति पे शुरुआत करते हैं, एक एक पहलू पे। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, मैं हेडिंग डाल लेता हूं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति, ये सबसे ऊंचा पद है भारत का राष्ट्रपति। और ये भाग 5 में है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति। और इनके लिए आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हैं तो आर्टिकल इनके लिए और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले इन्हें पढ़ेंगे फिर उसके बाद बाकी के आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति को हम राज्य का प्रमुख बोलते हैं। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा मैंने बता दिया, क्या क्या आता है, सब कुछ आता है राज्य की परिभाषा में। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, संसद, ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो इन्हें राज्य का प्रमुख, क्योंकि मेरी सारी क्लास देखोगे तभी ये आगे क्लास समझ में आएगी। राज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जल्दी से बताओ, प्रथम नागरिक। भाई जो पहले सबसे ऊंचा पद है वही तो प्रथम नागरिक होगा, बाकी के तो बाद में है, तो प्रथम नागरिक बोलते हैं। और ये प्रतीक होते हैं राष्ट्र की एकता, अखंडता के, ये प्रतीक चिन्ह होते हैं कि सभी राज्य, भारत मतलब सभी राज्य से मिलकर क्या बना है? भारत संघ। एकता और अखंडता के प्रतीक होते हैं, समझ रहे हो? और एकता मतलब बंधुत्वता। सारी चीज समझ में आ गई? नहीं आई तो समझ लो। 3 चीजें, राज्य का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है, एकता अखंडता का प्रतीक होता है। प्रेसिडेंट का मतलब समझ में आ गया, कौन है प्रेसिडेंट? राज्य का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या है? कौन राष्ट्रपति बन सकता है? आप भी हैं, बन सकते हैं क्या? तो हम देखते हैं। सबसे पहले 35 वर्ष के कोई भी व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भाग ले सकता है। और दूसरी बात, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक मतलब, भारतीय नागरिक कौन? मैंने 5 प्रकार से बताए थे, 5 प्रकार से भारतीय नागरिक हो सकते हैं। नागरिकता मैंने समझाया था। तो 5 प्रकार से भारतीय नागरिक हो, कोई सी प्रकार से हो, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जा सकते हैं। चाहे, ये क्वेश्चन आएगा, क्या देशीकरण से भारतीय नागरिकता लेने वाला व्यक्ति, देशीयकरण से नागरिकता लेने वाला व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, 5 प्रकार से, किसी भी आधार से। और यहाँ पे देशीयकरण से कोई भी व्यक्ति अमेरिका में चुनाव नहीं लड़ सकता। अमेरिका में सिर्फ जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है वही अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में किसी भी प्रकार से भारत नागरिक बना वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो 2 योग्यता हो गई, 35 वर्ष और भारतीय नागरिक, ठीक है। तीसरी है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब बच्चों ये बताओ, लोकसभा सदस्य की आयु तो आपने कहीं कभी पढ़ी होगी, तो 25 साल का व्यक्ति लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ आयु से मतलब नहीं है, और योग्यता है, जैसे अपराधी नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है,
जो लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता है वही, अगर राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के बराबर योग्यता है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो समझ गए, उम्र पे मत जाना, उम्र तो 35 वर्ष ही रहेगी। ठीक है। अब लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए बच्चों, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब हमारे संविधान में ज्यादातर लोग नहीं पढ़ाते लाभ का पद क्या होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ लाभ का पद। लाभ का पद होता है सरकार से वेतन भत्ते लेने वाला व्यक्ति लाभ का पद कहलाता है। मतलब सरकार से जो जो सरकार से वेतन भत्ते ले रहा है वही लाभ का पद कहलाएगा। लेकिन बच्चों कहलाना चाहिए, ये वेतन भत्ते कितने ले लेगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, है ना। लेकिन जब ये लोग अपनी कंपनी बना लेते हैं, कंपनी बनाने के लिए जमीन कब्जाते हैं, जो ये नेता लोग देखना जमीन कब्जाते हैं, भारत की जितनी भी पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें 50-50% की प्रॉफिट कमाते हैं और अरबों की संपत्ति बना लेते हैं कुछ ही समयों में, 12-12 15-15 20-20 हजार करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं। ये बच्चों लाभ का पद नहीं कहलाएगा भारत में, लाभ का पद ये नहीं कहलाएगा। लेकिन असल असल में ये लाभ का पद होना चाहिए, ये लाभ का पद होना चाहिए। इस पद से तो कुछ नहीं होना, इसे तो झेल लेंगी जनता, लेकिन इसे नहीं झेल पा रही, इसे नहीं झेल पा रही। इसी के लिए तो ये, इसी की वजह से हमारा देश गड्ढे में जा रहा है। चालाकी देख रहे हो नेताओं की, तो संविधान बनाने वालों पे हम भरोसा करें। इन्होंने संविधान को एक लूटने का दस्तावेज बना के रख दिया, बस स्पष्ट भाषा ही नहीं करी। मैं उनकी नीयत पे नहीं जाऊंगा, उसमें कुछ अच्छी चीज भी डाली है, लेकिन अगर तुम 100 अच्छी चीज डाल दोगे ऐसा रहेगा, अच्छे रहेंगे, व्यक्ति अच्छे रहेंगे, मौलिक कर्तव्य अच्छे रहेंगे, मौलिक अधिकार बने रहेंगे, लेकिन तुम देश का विकास होने वाली चीजों को तुम ऐसे छोड़ जाओगे अधूरा, और ये लोग तो जाहिल हैं, इसका तो फायदा उठाएंगे ही। समझ रहे हो। तो लाभ का पद क्या होता है, मात्र सरकार से वेतन भत्ते लेने वाला व्यक्ति ही लाभ का पद कहलाएगा। इस लाभ के पद पर नहीं बैठना चाहिए, वही राष्ट्रपति बन सकता है। अगर लाभ का पद है तो पहले इस्तीफा दो, फिर चुनाव लड़ो। ठीक है। तो योग्यता मैंने बता दी, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब इनका नामांकन कैसे होता है, पर्चा भरने कैसे जाते हैं, पर्चा भरते हुए देखा है नेताओं को, देखना कभी माला वाला डाल के जाते हैं डीजे गाजे के साथ, और जाके अंगूठा लगा देते हैं। पहले तो अंगूठा ही लगाते थे लोग, पहले नेता अंगूठा ही लगा के आते थे, अभी भी लगाते हैं लगभग 30%। लेकिन भौकाल पूरा रहेगा, और ये पढ़ी लिखी जनता को शोषित करते हैं, देख रहे हो। क्योंकि इन्हें सिखाया गया है, परवरिश ऐसी हुई है इनकी कि तुम नेता बनोगे, राज करोगे, और जितनी भारत की बड़ी से बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें ले सकते हो, उनमें घूम सकते हो। वो लाभ का पद नहीं होगा। कितना भी धन कमाओ, अपनी पूंजी बढ़ाओ, कोई लाभ का पद नहीं। लाभ का पद वो होगा कि 3 लाख 4 लाख रुपए सैलरी वाला पद नहीं होना चाहिए। तो नामांकन के लिए बच्चों सबसे पहले 50 तो इनके प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा के। क्या भाई, हम अपना नेता लेके आ रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और 50 इनके समर्थक होने चाहिए। कुल 100 लोगों की आवश्यकता होगी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो। और इन्हें 15,000 रुपये जमानत राशि भुगतान करना होगा। अब इनका चुनाव शुरू होता है, अगर चुनाव शुरू हुआ और ये 1/6, यानी 1/6 को क्या लिखेंगे, 16.66%, अगर ये वोट नहीं ला पाए, वोट टोटल नहीं ला पाए,
तो इनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अब जब्त को कहीं ना 15,000 ही तो जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है। इनका बच्चों क्या है, सैलरी भी कितनी होती है, 5 लाख रुपए होती है राष्ट्रपति की। और आवास वावास फ्री होता है इनका, राष्ट्रपति का भवन फ्री होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 5 लाख इनकी सैलरी होती है। अब हम आगे बढ़े। योग्यता एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। भारत का नागरिक, ठीक है, 35 वर्ष की उम्र, और लाभ का पद नहीं, और जल्दी से बताओ, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आपको राष्ट्रपति बनने की योग्यता समझ में आ गई होगी। ठीक है। नामांकन कैसे होगा, 50 तो इनके प्रस्तावक होंगे और 50 समर्थक होंगे, और 15,000 रुपये जमानत राशि देनी होगी। ठीक है, रिवाइज हो गया। अब आगे बढ़े। इनका बच्चों निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली होती है, देखो इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, कि जनता वोट नहीं डालेगी। इनके लिए वोट कौन डालता है, वोट जनता नहीं, वोट डालेंगे बच्चों इनके लिए सांसद, ठीक है, और विधायक, ये वोट डालेंगे। और बच्चों दिल्ली और पुडुचेरी, पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन इनके भी विधायक, सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के, बाकी के ना जम्मू कश्मीर के, ना लद्दाख के, ना कहीं के, ना चंडीगढ़ के, और कहीं के नहीं। खाली 2 यूनियन टेरिटरी हैं। हमारी कितनी यूनियन टेरिटरी हैं इस समय, जल्दी से बताओ। 8। 8 में से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी के विधायक ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। सांसद डाल सकते हैं, विधायक डाल सकते हैं। एक बात और ध्यान देना बच्चों, ये वोट डाल सकते हैं, जनता वोट नहीं डालेगी। एक बात और ध्यान देना कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, वो वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ही तो 12 सदस्य मनोनीत होंगे। अब तो बनी ही नहीं है, तो कहाँ से मनोनीत सदस्य आ जाएंगे, ऐसे आप याद कर लेना। ये मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालेंगे। वोट कौन डालेंगे, सिर्फ निर्वाचित, याद रख लेना, निर्वाचित सदस्य ही वोट डालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, कौन कौन वोट डालते हैं राष्ट्रपति के लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, कितनी हमारी विधान परिषद है। देखो विधानसभा क्या होती है, सभी राज्यों की विधानसभा है। और कुछ बड़े स्टेट होते हैं, जैसे 6 विधान परिषद है हमारी इस समय, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे 6 विधान परिषद हैं। जो ये विधान विधान परिषद होती हैं बच्चों, इन विधान परिषद के जो एमएलसी चुने जाते हैं, आपको पता है एमएलसी चुने जाते हैं, एमएलसी का चुनाव होता है, पता होगी। नहीं तो हम पूरी विधान परिषद पढ़ेंगे, उसमें समझ जाओगे। ये एमएलसी वोट नहीं डालते, खाली वोट डालेंगे सांसद, विधायक, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और इनके जो वोटिंग होती है किस प्रणाली के तहत होती है, आनुपातिक, एक अनुपात में इनका प्रतिनिधित्व होता है। अनुपात में किसे ज्यादा वोट मिली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली।
अगर इसे समझना है तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये अजीब सी प्रक्रिया है। इसमें चार जितने भी सदस्य आपने चुनाव लड़े हैं, मान लो एक एक दो तीन सदस्य लड़े हैं, तो एक व्यक्ति वोट डालेगा, वो तीनों के लिए ही वोट डालेगा। वो अपनी प्रेफरेंस बता देगा कि इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, इसका नाम मोहन है। कि पहले नंबर पर मैं वोट दे रहा हूँ राम को, फिर मैं मोहन को दे रहा हूँ दूसरे नंबर पे, मैं तीसरे नंबर पे सोहन को दे रहा हूँ, जो भी है जो खड़ा है। ऐसे बच्चों इनका चुनाव होता है, और इसी चुनाव के आधार पे जो कोटा होता है, इनका कोटा होता है, मतलब तीन सदस्य हैं तो तीन सदस्य में से 100% वोटों में से 33% मिली, 33.33%, 33.33% प्लस में एक, इससे ये जीत जाएंगे। ये इनका कोटा होता है ना। क्योंकि आपको पता है, जो जिसकी ज्यादा वोट आई, जिसकी ज्यादा वोट आई, ज्यादा वोट आई, वही चुनाव जीतता है, वही चुनाव जीतता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। समझ लो, जिसे एफ पी पी एस ये सिस्टम बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें ये सिस्टम चलता है बच्चों, विधायक, सांसद, प्रधान वगैरह जो भी है इनके लिए। जो जीता, जिसके ज्यादा वोट आए वही। लेकिन यहाँ पर एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है, और इसी कोटे के तहत जीत निर्धारित होती है, इसी कोटे के तहत जीत निर्धारित होती है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इनकी वोटिंग होती है। अच्छा, वोटिंग में एक चीज और ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक विधायक जो वोट डाल रहा है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, एक विधायक जो वोट डाल रहा है उसके वोट की वैल्यू क्या होगी। तो उसके वोट की वैल्यू होगी, जिस स्टेट का विधायक है उस स्टेट की पॉपुलेशन, मतलब उस राज्य की जनसंख्या बटे में विधायकों की संख्या, विधायकों की संख्या। और ये पॉपुलेशन में विधायक बहुत थोड़े से होते हैं, तो ये ज्यादा नंबर आया, बटे में 1000, इससे भाग देते हैं तो विधायक की वोट वैल्यू, एक वोट की वैल्यू मालूम होती है। ठीक है। और सभी विधायकों की अलग अलग वोट वैल्यू निकल के आती है, अलग अलग वोट वैल्यू निकल के आती है। और सांसदों की कैसे निकालते हैं, जो विधायकों की वोट वैल्यू है इसी में सांसदों की संख्या का भाग दे देते हैं, सांसदों की संख्या का भाग दे देते हैं इनकी वोट वैल्यू में। इसमें निकल के आया, इसी में सांसदों की संख्या का भाग देते हैं, तो यहां से सांसदों की वोट वैल्यू निकल के आ जाती है। सांसदों की वोट वैल्यू निकल के आ गई, और सभी सांसदों की वोट वैल्यू बच्चों, क्वेश्चन यही पूछेगा कि सभी सांसदों की वोट वैल्यू बराबर होती है, वोट की कीमत सभी सांसदों की बराबर होती है, वोट की कीमत, ये ध्यान रखना। विधायकों की अलग अलग होती है। विधायकों की कैसे निकालते हैं, स्टेट की जनसंख्या बटे में विधायकों की संख्या, बटे में 1/1000। और इसमें अगर हम सांसदों की संख्या का भाग देते हैं तो सांसदों की वोट वैल्यू निकल आती है। अब मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात और बताओ आप, विधायक और सांसद इतना समझ में आ रहा है, इतना नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप अभी मत पढ़ो, फिर आप बहुत छोटे लेवल से बुक ले लो, तब समझ में आएगा। लेकिन अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है, इनकी जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, ये 5 वर्ष का होता है।
और इन्हें कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन का अधिकार है। पुनर्निर्वाचन का अधिकार है। पुनर्निर्वाचन का अधिकार मतलब कि एक बार लड़ लिए चुनाव, फिर दोबारा लड़ लिए, फिर 5 बार लड़ लिए, 10 बार लड़ लिए, जब तक जिंदे हैं तब तक लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें पुनर्निर्वाचन का अधिकार है। अब एक चीज और मेरे ध्यान दो। अब एक राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है जो 1 मिनट भी खाली नहीं रहता। 1 मिनट भी खाली नहीं रहेगा। 1 मिनट भी खाली नहीं रहेगा। राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो इनका पद खाली हो जाएगा। ये अपने त्याग पत्र दे देते हैं स्वेच्छा से, तब खाली हो जाएगा। यदि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है बच्चों, तब खाली हो जाएगा इनका। और यदि इन पे महाभियोग चलाया जाता है तब खाली हो जाएगा। समझ रहे हो? मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, ये राष्ट्रपति की तरह भूमिका निभाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, मर गए या जिंदे या कहीं किसी कारण से नहीं है, तो फिर इनकी जगह सीजीआई बैठेंगे। सीजीआई भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश बैठेगा। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। मृत्यु के बाद त्याग पत्र बच्चों ये वाइस प्रेसिडेंट को ही देते हैं। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। अगर 5 वर्ष बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो समाप्त होने से पहले ही उनकी रिक्ति पूर्ति हो जानी चाहिए। तब तक ये बने रहेंगे जब तक दूसरा नहीं आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये तब तक बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। और एक प्रक्रिया है महाभियोग। ये महाभियोग को अब हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। महाभियोग को बच्चों एक प्रक्रिया से महाभियोग से हटाया जाता है। महाभियोग का आधार सिर्फ एक ही रहेगा, ये ध्यान रखना। महाभियोग का आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन करना। संविधान का उल्लंघन करना ये एक आधार है, लेकिन ये आधार नहीं है संविधान का उल्लंघन करना। आधार ये है कि आपने मौजूदा सरकार की क्यों नहीं मानी, आपने क्यों सिग्नेचर नहीं करे, क्यों नहीं मानी। बस इसी को संविधान का उल्लंघन बता देते हैं। नहीं तो राष्ट्रपति तो एक, हमारे भारत में राष्ट्रपति एक गुग्गू बोलते हैं ना, गुग्गू, एक कोने में बैठने वाले व्यक्ति वो है। क्या राष्ट्रपति को मालूम नहीं है कि शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, नेता क्या कर रहे हैं? तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो संविधान का उल्लंघन करने पर इन पे महाभियोग चलाया जाता है। समझ रहे हो? अब महाभियोग कैसे लगेगा, इसकी प्रक्रिया बहुत समझने वाली है और इसी से क्वेश्चन बनेगा। संविधान का उल्लंघन बच्चों क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन पूछे तो ये खुद संविधान में परिभाषित नहीं है। संविधान में खुद ही परिभाषित नहीं है। अब मैं कहां से बता दूंगा आपको कि संविधान का उल्लंघन क्या होता है? तो मेरे हिसाब से सिर्फ यही है कि आपने सरकार की क्यों नहीं मानी, वही संविधान को। अगर मानते हो तो कोई उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, तो अब बच्चों कैसे होता है इनका महाभियोग शुरू? सबसे पहली लाइन, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले नोटिस। समझ गए? अब बच्चों मैंने आपको बताया निम्न सदन होता है और एक उच्च सदन होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। इसमें से किसी भी सदन में ले आओ, किसी भी सदन में महाभियोग ले आओ, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में ले आए, और जिस सदन में ला रहे हैं 1/4 सदस्य, इनका समर्थन जरूर मिलना चाहिए। अगर इतने सदस्यों का समर्थन होगा तभी उस सदन में आएगा, चाहे राज्यसभा के सदस्य हों चाहे लोकसभा के। देखो आप बताओ, 543 लोकसभा के, एंग्लो इंडियन हट गए ना, और 245 राज्यसभा के। तो इनके 1/4 सदस्य, अगर राज्यसभा से प्रस्ताव शुरू हो रहा है, अगर लोकसभा शुरू हो रहा है तो इनके 1/4 सदस्य। ठीक है,
तो इस समर्थन के साथ इनके खिलाफ आरोप लगाए जाएंगे और प्रस्ताव आएगा। अब प्रस्ताव आ गया बच्चों, प्रस्ताव आ गया तो प्रस्ताव की जांच करेंगे। जांच कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष, अगर लोकसभा में आ रहा है, और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी सभापति बोलते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये इन आरोपों की जांच करेंगे। अब ये इन्होंने आरोपों की जांच करी आरोपों की। अगर अब इनके ऊपर है ये इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या ना करें। अगर नहीं करेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। अगर ये स्वीकार करते हैं तो बच्चों उस सदन से जिसमें पेश हुआ है, उस सदन से 2/3 सदस्यों से ये पारित होगा। पारित हो गया, 2/3 सदस्यों से पारित होगा। अब ये दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में इन आरोपों की जांच होगी। फिर से इन आरोपों की जांच हुई। अच्छा, इस जांच में ये भी क्वेश्चन आएगा, इस जांच में राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा। तो यहाँ प्रेसिडेंट खुद जा सकता है या किसी अपने चेले को भेज सकता है, यानी प्रतिनिधि को भेजेगा या खुद जाएगा। अब आरोपों की जांच हो गई, जांच में दूसरे सदन ने पुष्टि कर दी। तो अब यहाँ से अगर दूसरे सदन में 2/3 सदस्यों से ये पारित फिर से हो जाता है दूसरे सदन में, ठीक है, दूसरे सदन में 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और राष्ट्रपति को उसी क्षण से राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, इस्तीफा देना होगा। और इस्तीफा देते ही वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति गद्दी बैठ जाएंगे और 6 माह के अंदर फिर दूसरा चुनाव होना पड़ेगा। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गई ये चीज, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। एक बार और मैं समझाता हूँ। सबसे पहले 14 दिन पहले नोटिस, ठीक है। फिर बच्चों 1/4 सदस्य राज्यसभा के या 1/4 सदस्य लोकसभा के जिस सदन में पेश होगा वो प्रस्ताव लेकर आएंगे। प्रस्ताव लेके आए, प्रस्ताव से इसकी जांच लोकसभा अध्यक्ष करेंगे या सभापति करेंगे। सभापति सभापति या तो इसे स्वीकार करें या ना करें, उनके ऊपर है। ना करेंगे तो प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाएगा, और स्वीकार करेंगे तो 2/3 सदस्यों से ये पारित होगा और ये दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में आरोपों की जांच होगी। जांच में राष्ट्रपति पहुंचेंगे या उनके प्रतिनिधि, और दूसरे सदन में जांच पूरी होने के बाद 2/3 सदस्यों से पारित होगा और महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाएगी और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको। अब तो नहीं समझना कुछ इसमें, अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें बाकी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो खाली कभी नहीं होगा। उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट या सीजीआई या वरिष्ठतम न्यायाधीश कोई भी बैठ सकता है, तब तक वो राष्ट्रपति पद संभालेगा और उसी को राष्ट्रपति पद के बराबर ही वेतन भत्ते मिलेंगे उसी के बराबर। और 6 महीने में हमारे नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही होगा। 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना ही होना है, क्योंकि ये पद कभी भी रिक्त नहीं होगा, ये प्रावधान है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये मैंने आपको बता दी बात है। ठीक है, महाभियोग को बच्चों, महाभियोग को
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं क्योंकि पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया तो न्यायालय में होती है और संसद से किसी को हटाया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अब एक चीज याद रखना बच्चों, महाभियोग में अच्छा ये बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, जल्दी से बताओ। सांसद प्लस में विधायक प्लस में दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक, यानी जो निर्वाचित होते हैं, ये चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। कोई भी विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा, लेकिन यहीं पे मनोनीत मनोनीत जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, जो मनोनीत सांसद होते हैं, जो 12 होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है विभिन्न क्षेत्रों से, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये 12 के 12 महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेता है, ये देख लेते हैं। प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग लेता है, जल्दी से बताओ। एक तो ये सांसद, सभी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, 12 सदस्य, और विधायक, सभी स्टेट के विधायक। हाँ, अब बात पकड़ ली आपने, अब बात पकड़ लिया आपने। यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये विधायक महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। समझ में आ गई? क्योंकि उच्च सदन और निम्न सदन, यानी लोकसभा, ध्यान दो, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में ही तो पेश होता है इनका बिल। इनका महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा में पेश होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वही तो वोट डालते हैं। तो महाभियोग में सिर्फ यही भाग लेंगे, सिर्फ यही। ठीक है, अब मेरे हिसाब से समझ आया क्या होगा। इतना समझ में आ गया राष्ट्रपति के बारे में बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। पहले हम रफली पढ़ लेते हैं चीजों को, फिर एक एक चीज पीडीएफ से पढ़ेंगे और आप खुद आंसर दोगे सारी चीजों का। बस एक बार रफली पढ़ ले। राष्ट्रपति की शक्तियां देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, कि राष्ट्रपति क्यों राज्य का प्रमुख है। शक्ति देखो बच्चों, ये पहली है शक्ति इनकी कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। इनकी हम बहुत सारी शक्तियां पढ़ेंगे, जैसे कार्यपालिका की, है ना, न्यायिक शक्तियां, है ना, प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासनिक, विधायी शक्तियां, अध्यादेश शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, ये सारी शक्तियां पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम कार्यपालिका की शक्ति। नंबर 1, कार्यपालिका की क्या शक्ति है इनकी। कार्यपालिका की शक्ति क्या क्या है। कार्यपालिका की शक्ति ये है भैया, सबसे पहले ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं। दूसरे नंबर पे ये जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर मंत्री बनाते हैं, मंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। नंबर 3,
ये राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, हर एक राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। और ये हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उसे नियुक्त करते हैं। ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं, जिसपे इस समय आरोप लगते हैं कि आप बहुत अनबाइज्ड हो, भेदभाव करते हो सभी पार्टियों के लिए, सिर्फ एक का पक्ष लेते हो। तो कार्यपालिका की शक्ति ये है। और बच्चों ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा पद है महान्यायवादी, पढ़ेंगे हम, सारी चीजें पढ़ेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य जितने भी आयोग हैं जैसे महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, इनकी भी नियुक्ति करते हैं, इन्हें भी पढ़ेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन मोटी मोटी याद रखना। ठीक है। और एक काम बहुत महत्वपूर्ण करते हैं ये अंतरराज्यीय परिषद क्या होती है? अंतरराज्यीय परिषद, इसका गठन ये कर सकते हैं और इसका गठन यही करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद कौन से में है ये? 263 में। ये सब पढ़ाऊंगा मैं विस्तार से। अभी आप इतना पढ़ लो कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मिनिस्टर की राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की राष्ट्रपति करते हैं, कैग की राष्ट्रपति करते हैं, इसे याद रख लेना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष प्लस में सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की राष्ट्रपति करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। ठीक है। तो कार्यकारी शक्तियां इतनी सी हैं। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं इनकी कार्यपालिका की शक्ति पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम इनकी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या क्या हैं इनकी, इनके बारे में और पढ़ लेते हैं विस्तार से। विधायी शक्तियां हैं इनकी, सबसे पहले विधायी का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ। मैंने विधायिका और कार्यपालिका के बारे में बताया है आपको। विधायिका और कार्यपालिका बताया है। विधायिका मीन्स होती है पूरी संसद। ठीक है। तो विधायी शक्तियों में है ये संसद के को लोकसभा को यानी लोकसभा को आहूत करते हैं। आहूत का मतलब क्या होता है? जैसे आहुति देते हैं ना देवताओं को बुलाने के लिए, तो लोकसभा सदस्यों को सदन में बुलाने के लिए यानी बैठक के लिए, लोकसभा आहूत करने के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा आहूत करते हैं पहली बार। ये इनकी विधायी शक्ति है। पूछ लेगा विधायी शक्ति राष्ट्रपति की इनमें से कौन सी है, तो वहां घूम जाओगे। तो इसलिए पढ़ लो विधायी शक्ति कौन सी है। तो लोकसभा को आउट करते हैं किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप मोटा मोटा पढ़ लो और यही बार बार रिपीट होगा, और आर्टिकल में जैसे ही कंबाइंड होगा आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आपको सब याद हो जाएगा। समझ रहे हो? और सत्रावसान करते हैं। सत्रावसान मतलब शस्त्र को समाप्त करते हैं। सत्रावसान भैया, सत्र मतलब कोई बुलाया, लोकसभा बुलाई, आहूत करी तो फिर एक सत्र चलता है, बहस होती है, बहस होने के बाद फिर उसका इति सिद्धम यहीं पे समाप्त, फिर अगली कुछ समय बाद होगी। तो सत्रावसान करते हैं। लोकसभा को ये भंग करते हैं। लोकसभा भंग कब होती है? लोकसभा भंग कब होती है? जब सरकार समाप्त हो जाती है, सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या सरकार गिर जाती है। तो सरकार समाप्त मतलब एक जो सरकार है मौजूदा वो समाप्त हो जाती है, या तो उनका बहुमत चला जाए या उनका कार्यकाल खत्म हो जाए। तो लोकसभा को भंग करते हैं राष्ट्रपति। समझ रहे हो? और कोई भी विधेयक तब कानून बनेगा, ये मैंने शुरुआत में बताया है,
जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। हालांकि हस्ताक्षर उन्हें करने ही पड़ेंगे, ये बाध्यकारी है। अगर एक बार नहीं करेंगे, अगर पुनर्निर्वाचन के लिए सॉरी दोबारा एक बार उन्होंने सिग्नेचर नहीं करा और दोबारा वो विधेयक पास होके आया, तब उन्हें करने ही करने हैं, तो दूसरी बार में बाध्यकारी हैं। ये सब हम पढ़ेंगे जब विधेयक पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, कोई भी विधेयक कानून जब बनेगा जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। और ये मैंने कई बार बताया है, ध्यान दो, ये विधायी शक्ति है इनकी 12 सदस्य जो मनोनीत करते हैं, जो मैं बहुत देर से बताता आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज और याद रखना, मैंने बोला है ना, पहली बार तो ये पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को कानून को भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी बारी में बाध्यकारी है कि इन्हें सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, धन विधेयक को धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते, उन्हें इस पर हस्ताक्षर पहली बार में ही करने पड़ेंगे, पहली बार में ही सिग्नेचर करने पड़ेंगे धन विधेयक पे, पहली बार में ही सिग्नेचर। समझ रहे हो कि धन विधेयक पार, जब धन विधेयक मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीज, धन विधेयक कैसे पेश किया जाता है, क्योंकि अभी मैं शक्तियां बता रहा हूँ। ये सारी चीजें हम पूरी, जब हम संघ पूरा पढ़ रहे हैं भाग 5, तो सारी चीजें एक एक चीज विस्तार से बहुत आसानी से हो जाएंगी सॉल्व। ठीक है। और इनके कार्य हैं दोनों सदनों में, मान लो कोई भी बिल पेश हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, अब लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ, लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति समझाएगा दोनों को कि भाई चलो संयुक्त बैठक करते हैं। संयुक्त बैठक होगी, और संयुक्त बैठक होगी आर्टिकल 108 के तहत। ये सब हम पढ़ेंगे, अभी आप समझ लो। तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता बच्चों संयुक्त बैठक की कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, जैसे ओम बिरला है इस समय, तो लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये विधायी शक्तियां हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। और भी विधायी शक्तियां हैं, पढ़ लो, विस्तार से पढ़ाई देता हूं फिर। 7वीं है बच्चों, जैसे कोई भी सरकार का गठन हुआ, संसद चली, पहला सत्र, उस सरकार का पहला सत्र शुरू हुआ, जैसे चुनाव के बाद ये राष्ट्रपति बुलाएंगे। और ये ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। क्यों करेंगे? कि जो मौजूदा सरकार है वो अपनी एक स्क्रिप्ट देगी कि हमने साहब ये काम करें, ये हमने तीर मारे हैं, इतने बड़े बड़े तीर मार दिए, और इसी स्क्रिप्ट को राष्ट्रपति पढ़ेंगे। आपने अभी देखा होगा कि विपक्ष ने ये दिखा दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो सिर्फ सरकार का पक्ष ले रही हैं। तो ये प्रावधान है भैया कि वो सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, क्या क्या तीर मारे हैं सरकार ने। तो संसद में पहला सत्र चुनाव के बाद बुलाएंगे, प्रत्येक वर्ष पहले सत्र को संबोधित करेंगे कौन? राष्ट्रपति। समझ रहे हो? अब बच्चों जैसे कुछ विधेयक है, मैंने बता दिया है, कुछ विधेयक हैं, जैसे कोई भी विधेयक कानून पेश किया गया कानून बनाने के लिए कि ये कानून बनाना चाहिए, तो कुछ विधेयक ज्यादातर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ विधेयक हैं,
उन्हें जब पेश किया जाएगा तो पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की कि ये विधेयक हम पेश कर रहे हैं। तो कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनमें पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक है। समझ गए? और ये एक चीज और ध्यान देना, जैसे मान लो कोई भी चुनाव हुआ, सांसदों का चुनाव हुआ, मान लो सांसदों का चुनाव हुआ और उसमें जैसे कोई भी सांसदों का चुनाव हुआ और कुछ सांसदों ने ये छिपाया कि उनपे आपराधिक फैसला हुआ है और उन्हें 2 वर्ष से ज्यादा की सजा मिली हुई है। और एक कंडीशन है, मान लो वो दिवालिया घोषित है, उसने फ्रॉड किया है और दिवालिया घोषित है। अब चुनाव आयोग को बाद में ये मालूम पड़ी है, तो चुनाव आयोग सिफारिश करेगा कि साहब इन्होंने तो फर्जीवाड़ा करा है, इन्होंने ये जो कंडीशन है छिपाई है कि ये दिवालिया है या आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो चुनाव आयोग सिफारिश करेगा कि इन्हें अयोग्य घोषित करो आप। तो अयोग्य घोषित कौन करता है बच्चों? प्रेसिडेंट। और किसकी सिफारिश पर? चुनाव आयोग की सिफारिश पर। ध्यान देना, समझ में आ गया? अब एक चीज और देखना, विधायी शक्ति यही है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, चलना और ना चलना हमारे भारत में बराबर है, क्योंकि कोई काम की चीज होती नहीं है हमारी संसद में। जाते हैं वहां खा पी के उड़ा के पैसा लोगों का आ जाता है। चलना ना चलना बराबर है, लेकिन कंडीशन है जब संसद सत्र नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश पारित करेगा कि, और क्यों क्यों अध्यादेश पारित करेगा? अध्यादेश जारी क्यों करेगा? सॉरी, पारित नहीं, जारी करेगा, क्योंकि सरकार को एक जरूरत है, मान लो एक जरूरत है कार्य के लिए कि आज से ये लॉ फॉलो होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कभी भी पेपर लीक हुआ तो उसे बीच चौराहे पे गोली मार दी जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो और ये कानून बनाना है सरकार को, लेकिन सरकार सत्र में नहीं है, तो वो राष्ट्रपति से कहेगी कि साहब अभी संसद सत्र में नहीं है, आप एक कानून बना दो, अध्यादेश जारी कर दो। तो सरकार अध्यादेश जारी कर देगी। अध्यादेश उसी कानून की तरफ फॉलो होगा जो सरकार कानून बनाना चाहती है। अब अध्यादेश के बारे में बच्चों हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, अध्यादेश कैसे कार्य करता है। तो अध्यादेश से संबंधित पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और अध्यादेश से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार किसी न किसी चीज से आए ना आए, लेकिन अध्यादेश से जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। शुरुआत, ये आर्टिकल बच्चों 123 में है, अध्यादेश 1 2 3, आर्टिकल याद रखना है 1 2 3, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अध्यादेश के लिए। अध्यादेश बच्चों कब लाया जाता है? पहली कंडीशन, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन सत्र में ना हो। सत्र का मतलब होता है, जो आपने देखा राज्यसभा टीवी पे बहस होती है, जब सदन में लोग इकट्ठे होते हैं, जो लोकसभा सदस्य होते हैं या राज्यसभा सदस्य होते हैं, तब सत्र चलता है। जो कुर्सियों में बैठ के ताली पीटते हैं बिना बात के, कोई उससे फायदा नहीं निकालते हैं। तो समझ लो, जब सत्र चलता है, जब दोनों सदन के सत्र नहीं चल रहे हो या दोनों में से एक सदन के सत्र नहीं चल रहे हो,
तब राष्ट्रपति हमारे अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत, तब जारी होता है। समझ में आ गया? अब बच्चों, अध्यादेश जो राष्ट्रपति लाता है किसी भी सिविल कानून पे ला सकता है, किसी भी कर पर ला सकता है, ठीक है। परंतु एक चीज और याद रख लेना, आपराधिक कानून पर, आपराधिक कानून पर अध्यादेश नहीं आता है। और दूसरी एक चीज और है, जैसे संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन पर भी अध्यादेश जारी नहीं हो सकता कि अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन हो जाए, ये कतई नहीं होगा। इसकी तो पूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अध्यादेश जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से लागू रहे, अस्थायी भी हो सकता है, कुछ समय के लिए समाप्त भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे अध्यादेश है, अध्यादेश की बच्चों अवधि होती है 6 माह, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, इतने दिन राष्ट्रपति का अध्यादेश रहता है। मान लो उसने कुछ कर में सुधार किया, कर की रेट 5% कर दी 10% से घटा के, तो 6 माह 6 सप्ताह तक रहेगा। फिर क्योंकि हमें पता है हमारे जो संसद के 2 सत्र होते हैं, एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 माह का गैप होता है, कि एक साल में 2 बार सत्र कम से कम चलने चाहिए, लेकिन हमारे एक साल में 3 सत्र चलते हैं। सत्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम 2 सत्र तो चलने ही चाहिए कम से कम, और उनके बीच में 6 माह का समय होता है। तो 6 माह बाद संसद पुनः आ जाती है सत्र में, संसद पुनः सत्र में आ जाती है, पुनः सत्र में आ जाती है, तो बच्चों उसे फिर अनुमोदन करना पड़ता है अध्यादेश का। अनुमोदन करेगी या तो वो उसे विधेयक बना देगी पारित करके, या उस अध्यादेश को समाप्त कर देगी कि ये हमें सही नहीं लग रहा, समाप्त कर देगी। इस प्रक्रिया में 6 सप्ताह से ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसलिए इसकी अवधि होती है 6 माह 6 सप्ताह, 6 माह 6 सप्ताह इसकी अवधि होती है। संसद जैसे ही पुनः सत्र में आती है उसे अनुमोदन करना ही होगा। और दूसरी चीज और याद रखना, राष्ट्रपति कभी भी, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, कभी भी, ये ध्यान रखना। अब अध्यादेश के बारे में विस्तार से पढ़ लिया, क्या पढ़ा है जल्दी से बताओ। नंबर 1, अध्यादेश कब जारी होता है? जब सदन दोनों या एक सत्र में न हो, सत्र में ना हो, तब अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश की अवधि होती है 6 माह प्लस 6 सप्ताह। क्यों होती है मैंने विस्तार से बता दिया। 6 सप्ताह में अनुमोदन होना ही चाहिए, या तो हाँ या ना करे संसद। 6 सप्ताह में अनुमोदन संसद द्वारा होना ही चाहिए, या तो हाँ करे या ना करे। हाँ करेगी तो वो अध्यादेश कानून बन जाएगा, और ना करेगी वो समाप्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है, कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब विधायी शक्तियां ही पढ़ रहे हैं हम। एक विधायी शक्ति और है राष्ट्रपति की बच्चों, वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पढ़ते हैं। ये भी कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति राष्ट्रपति की। बच्चों ये आर्टिकल 111 में है, 111 याद रखना। वीटो शक्ति, वीटो शक्ति कैसे होती है? जैसे संसद में एक विधेयक पेश हुआ, देखो विधेयक कैसे पेश हुआ? जो साधारण बहुमत से पेश होते हैं, साधारण बहुमत से या प्रभावी बहुमत से।
लेकिन संविधान संशोधन आपको पता है कैसे होता है? संविधान संशोधन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब मैंने पहली क्लास समझाई थी। संविधान संशोधन विशेष बहुमत से पेश होता है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्यों से। तो विशेष बहुमत से पेश होता है। संविधान संशोधन में कभी भी राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कभी नहीं कर सकता। खाली साधारण बहुमत से विधेयक जो संसद में पेश हुए हैं उन पर ही वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो कोई भी विधेयक पेश हुआ तो बच्चों याद रखना, और ये प्रावधान कब किया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आएगा। 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया। अब बच्चों विधेयक पे आते हैं। संविधान संशोधन पे वीटो नहीं यूज करेगा राष्ट्रपति, विधेयक पे करेगा। अच्छा देखो विधेयक पे क्या होगा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है एक विधेयक पे? या तो बच्चों उसमें हस्ताक्षर कर देगा विधेयक पे, या हस्ताक्षर नहीं करेगा, या बच्चों पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को लौटा देगा पुनर्विचार के लिए, या उस विधेयक को अपनी जेब में रख लेगा। जब हस्ताक्षर कर देगा तो बच्चों कानून बन जाएगा, कोई भी विधेयक कानून बन जाएगा। जब हस्ताक्षर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो बच्चों उसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। क्या बोलते हैं? आत्यांतिक वीटो। जब हस्ताक्षर नहीं करता है, और आत्यांतिक वीटो सिर्फ गैर सरकारी विधेयक पे ही यूज कर सकता है। गैर सरकारी विधेयक पर। गैर सरकारी विधेयक उसे बोलते हैं कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा सदस्य उस विधेयक को पेश कर रहा है। नहीं तो कोई भी विधेयक पेश करते हैं मंत्रीगण। जब मंत्री विधेयक पेश करते हैं तो उसे बोलते हैं सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक। और जब कोई भी इन मंत्रियों को छोड़कर कोई भी विधेयक पेश होता है उसे गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं, या दूसरी भाषा में बच्चों बोलते हैं उसे निजी निजी विधेयक। निजी विधेयक यानी प्राइवेट विधेयक। तो प्राइवेट विधेयक पर ही वो आत्यंतिक वीटो का यूज कर सकता है। और आत्यंतिक वीटो सबसे पहले बच्चों यूज करी थी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पेप्सू एक्ट आया था पंजाब में, उसके लिए इन्होंने सबसे पहले यूज करी थी। अब आते हैं बच्चों पुनर्विचार पे। पुनर्विचार पे इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति एक विधेयक पर सहमति रोक रहा है। सहमति रोक नहीं होता है कि भैया लो इस पर विचार करो, ये सही नहीं है, तो विचार करके दोबारा लौटा दिया और संसद ने उसे फिर पास कर दिया, चाहे उसमें थोड़ा परिवर्तन कराओ या ना करो, फिर पास कर दिया। तो अब राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। सिर्फ पुनर्विचार एक बार ही किए, पुनर्विचार के लिए एक बार ही राष्ट्रपति लौटाता है, एक बार ही लौटा सकता है। फिर सहमति बाध्य हो जाती है दोबारा में पास करके अगर भेज दिया तो। ये सारी चीजें हम पुनर्विचार, ये कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। हमारा काम है खाली वीटो पढ़ने का। तो पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटा रहा है तो उसे बोलते हैं बच्चों निलंबनकारी वीटो। और जिस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं आत्यंतिक वीटो। और सिर्फ निजी विधेयक पर ही वो यूज कर सकता है आत्यंतिक वीटो। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि कभी भी, यहां मैं समझा देता हूं पुनर्विचार वाली को दोबारा। पुनर्विचार के लिए जब वो लौटाता है सिर्फ एक बार लौटा सकता है। एक बार लौटाने के बाद
दोबारा सहमति अगर पेश हो जाता है पास होके, तो सहमति दोबारा में बाध्य है, दोबारा में। और ध्यान रखना, पुनर्विचार को बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो उसका यूज करता है। और एक चीज और ध्यान देना कि कभी भी निलंबनकारी वीटो को धन विधेयक अगर पेश हुआ है, धन विधेयक, धन विधेयक क्या है मनी बिल, वो हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। बस समझना है कि धन विधेयक पर कभी भी पुनर्विचार वीटो राष्ट्रपति यूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और पॉकेट वीटो का मतलब है कि बच्चों जेब में रख लेना, जेब में रख लेना, इसका मतलब है पॉकेट वीटो। जेब में रख लिया तो इसका मतलब पॉकेट में रख लिया। और इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने भी समय के लिए रख सकता है, समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने भी समय के लिए रख सकता है। ज्ञानी जेल सिंह ने पहली बार इसका यूज किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने, ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले इसका यूज किया था बैंकिंग सुधार से संबंधित विधेयक पर। अब बच्चों कुछ और वीटो हैं जो राज्यपाल के माध्यम से पढ़ते हैं, जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तब उन्हें पढ़ेंगे। वो वीटो हैं आर्टिकल 200 और 201 के तहत, उन्हें जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक वीटो हमने पढ़ ली। अब बच्चों सैन्य शक्तियां और पढ़ लो फटाफट फटाफट। सैन्य शक्तियां मतलब, सैन्य शक्तियां देखो क्या क्या है राष्ट्रपति की। सैन्य शक्ति में कमांडर इन चीफ बोलते हैं राष्ट्रपति को। कमांडर इन चीफ कौन है हमारे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल जितने भी हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं, सबसे बड़े पद, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कभी युद्ध की घोषणा की है तो किसने की है, राष्ट्रपति ने। आगे भी करेंगे, कौन, राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और शांति स्थापित कौन करते हैं, राष्ट्रपति। समझ गए। लेकिन राष्ट्रपति, ध्यान रखना, कोई भी कार्य, कोई भी कार्य, खाली वीटो को छोड़कर कोई भी कार्य बिना प्रधानमंत्री और मंत्री की सलाह के बिना नहीं करेंगे, इनकी सलाह जरूर लेंगे। समझ रहे हो, इनके बिना नहीं करेंगे। अब बच्चों जल्दी से हम वित्तीय शक्तियां पढ़ लेते हैं। वित्तीय शक्तियां क्या हैं, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि समय कम है और टॉपिक बहुत बड़ा है। वित्तीय शक्तियां हैं बच्चों, अगर कोई भी धन विधेयक पेश हो रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश लेनी होगी। इसलिए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटाता है, तो पूर्व सिफारिश यानी पूर्व मंजूरी लेनी होगी राष्ट्रपति की। समझ रहे हो। अगर बच्चों कभी भी सरकार पर जिसकी आशंका नहीं है ऐसा खर्च आ जाए, अप्रत्याशित खर्च आ जाए, और उसको पूरा करने के लिए एक आकस्मिकता निधि बनी हुई है। आकस्मिकता निधि, तीन प्रकार की निधियां हैं, संचित निधि, आकस्मिकता निधि, लोक लेखा निधि। इन निधियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आकस्मिकता निधि, इमरजेंसी फंड, इससे अप्रत्याशित खर्च को सरकार को जो देंगे राष्ट्रपति ही देंगे। इसका भुगतान कौन कौन किसकी मंजूरी से होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी से। ये इनकी वित्तीय शक्तियां हैं। और एक चीज और याद रख लेना
कभी भी संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं बजट को, बजट नहीं बोलते संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत कौन करते हैं? राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई जिसे वो चिन्हित करते हैं वो। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, ये भी याद रखना, प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग हम विस्तार से वहां पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? अब हम न्यायिक शक्तियां देख लेते हैं। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, इसे ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें बार बार भूल जाओगे आप। क्षमादान की शक्ति कैसे पढ़नी है आपको? सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। एक तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है कि जाओ माफ किया तुम्हें। एक लघुकरण कर सकता है, एक बच्चों परिहार कर सकते हैं, किसी भी सजा का परिहार, एक विराम दे सकते हैं किसी भी सजा का, और एक बच्चों प्रविलंबन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना यार, एक एक शब्द बहुत हार्ड है, एक एक शब्द हार्ड है, लेकिन इसमें एक एक शब्द ही पढ़ लो आप, उससे आप पूरा सेंस समझ जाओगे। क्षमा का मतलब है कि दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। ये कोई नहीं बताएगा, कहानी बता देगा बहुत लंबी चौड़ी। दोष मुक्त कर देना। और लघुकरण का मतलब है बच्चों कि सजा को थोड़ा लघु कर देना, कम कर देना, यानी दंड की प्रकृति बदल देना, दंड की प्रकृति बदल देना। जैसे मृत्युदंड को बच्चों कठोर कारावास में बदल दिया, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया। तो दंड की प्रकृति को बदलना यह कहलाता है बच्चों लघुकरण। ध्यान देना, दंड की प्रकृति को बदलना, दंड की प्रकृति को बदलना, यहां पे यही सब ध्यान देना, दंड की प्रकृति को। और परिहार का मतलब होता है बच्चों सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की प्रकृति को बदलना परिहार। सजा की प्रकृति कैसे? जैसे दंड कितने प्रकार के होते हैं? तमाम प्रकार के होते हैं। मृत्युदंड हो गया, आजीवन कारावास, ये भी एक दंड है, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, तमाम तरह के दंड है। तो ये जो दंड के प्रकार को बदल दे, उनकी प्रकृति को बदल दे, उसे बोलते हैं लघुकरण। और सजा की प्रकृति को बदल दे, जैसे 1 साल की सजा है उसे आप 6 महीने की कर दें, तो सजा की प्रकृति को राष्ट्रपति कर सकता है, उसे बोलते हैं परिहार। ध्यान देना, सारी चीजें इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक लाइन से याद रखना, क्षमा लघुकरण परिहार विराम प्रलंबन, क्षमा लघुकरण परिहार विराम प्रविलंबन, ऐसे याद करना। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्षमा में दोष मुक्त सिंपल है, परिहार में दंड की प्रक्रिया बदल देना, सॉरी लघुकरण में दंड की प्रक्रिया बदल देना, परिहार में सजा बदल देना, दंड बदल देना, लघुकरण में सजा बदल देना, परिहार में दंड बदल देना, लघुकरण में। ऐसे याद करनी है आपको बार बार, और ये तभी याद होंगी। और सबसे ज्यादा मुझे इन्हीं में कठिनाई होती है याद करने में। विराम का मतलब बच्चों कोई विशेष कारण है, जैसे कोई महिला गर्भवती है तो कोई विशेष कारण है, विशेष कारण के कारण उसकी सजा
थोड़े समय के लिए कम कर देना, कम कर देना, सजा कम कर देना विशेष कारण के कारण, उसे बोलते हैं विराम। प्रबलंबन क्या होता है बच्चों? प्रबलंबन होता है कि अगर, इसे ध्यान से पढ़ना, विराम का मतलब समझ जाओगे, किसी विशेष कारण से विराम देना। प्रबलंबन होता है, फिर विलंबन मतलब अनिश्चित समय के लिए, जिसका अंत ही नहीं है, अनिश्चित समय के लिए दंड पर रोक लगा देना। अच्छा, इनका न्यायिक समीक्षा हो सकती है, सभी की हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है सभी की, कि सजा सुनाई है, क्या ये सही सोच के सुनाई है राष्ट्रपति, जो ये सजा। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर क्षमा भी कर रहा, जितने भी क्षमादान की शक्ति हैं, बिना मंत्रिपरिषद, बिना मंत्रिपरिषद, इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य है, उसी के आधार पर राष्ट्रपति क्षमा करेगा, ना कि अकेले अकेले। तो मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य है। और प्रलंबन का मतलब है बच्चों अनिश्चित समय पर दंड पर रोक लगा देना। ज्यादातर यह मृत्युदंड पर भी होता है, ज्यादातर मृत्युदंड पर ही इसे यूज किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया, पांचों प्रकार की समाधान की शक्ति समझ में आ गई, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। और ये आर्टिकल 72 में है, आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति इसे बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? दया याचिका। दया याचिका के नाम से राष्ट्रपति के समय समक्ष ये डाली जाती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट तक भी पूरी अपनी सजा सुना चुका होता है। ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगर राष्ट्रपति ने दया याचिका पे, जैसे मृत्युदंड पर रोक लगा दी, तो न्यायालय समीक्षा करेगा, न्यायालय समीक्षा करेगा इन दया याचकों की, सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा, और समीक्षा में पता है क्या देखेगा? राष्ट्रपति की मनमानी देखेगा, कहीं मनमानी तो नहीं करी है, कि घटना सत्य और मनमानी कर रहा है राष्ट्रपति, क्या ये अनुचित तो नहीं है जो राष्ट्रपति ने किया है किसी फायदे के लिए। जैसे एक मंत्री को सजा हुई थी और मंत्री की सजा पर विराम लगवा दिया, विराम लगवा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी न्यायिक समीक्षा की और उसे अनुचित माना, क्योंकि उसमें पक्षपात की। तो न्यायिक समीक्षा इन दया याचिकाओं की हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति भी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा वीडियो देख लेना बच्चों, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये तो हो गया राष्ट्रपति के बारे में, विस्तार से मैंने बता दिया। अब बच्चों थोड़ा सा विराम दो 5 मिनट का, और मैं आपको फिर रिवीजन कराता हूँ, फिर मैं सभी का कराता हूँ रिवीजन फटाफट, क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया है। और अब देखना आपको समझ में आएगा फटाफट फटाफट, जो भी है एक एक चीज समझ में आएगी। 5 मिनट का विराम दो और सारी चीजों को अब हम पढ़ते हैं विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जहां कार्यपालिका का 2 प्रकार का ढांचा होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, मैंने बताया है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है बच्चों। अब एक एक आर्टिकल है, इन्हें विस्तार से पढ़ लेते हैं कार्यपालिका के लिए, इन्हें बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। निर्वाचक मंडल मैंने आपको बता दिया है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो गया है, 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे,
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, प्लस में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस में दिल्ली और पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर का अभी प्रावधान नहीं हुआ है तो ये गलत है, अभी हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब बच्चों देखो, वोट वोट का जो मूल्य होता है वो कैसे कैसे होता है। वोट का मूल्य होता है जैसे विधायक होता है, मैंने ये बता दिया है, नहीं बताया तो देख लो। जैसे विधायक होता है, विधायक की वोट का मूल्य कैसे होगा, एक उस राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या कितनी है बटे में विधायकों की संख्या, बटे में विधायकों की संख्या गुणा में 1/1000, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, जनसंख्या बहुत होती है ना और विधायकों की संख्या बहुत कम होती है, उससे उसमें भाग देंगे। अब बच्चों सांसद के मूल्य मैंने बताया है कैसे होता है, जो ये निकल के आया है विधायकों का वोट मूल्य, वोट का मूल्य राष्ट्रपति को चुनने के लिए, इसी में बच्चों जितने भी सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं, कितने सांसद हैं राज्यसभा और विधानसभा के, 788, इसका भाग दे देंगे तो एक सांसद की वोट का मूल्य निकल आएगा, और सभी सांसदों की वोट का मूल्य, वोट वैल्यू बराबर होती है। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला हो गया सांसदों के लिए, विधायकों की वोट का मूल्य बटे में सांसदों की संख्या। ठीक है। और बच्चों जनसंख्या कौन सी ली गई है, जनसंख्या ली गई है हमारे 84 संविधान संशोधन 2001 द्वारा 1971 की जनसंख्या के आधार को ही 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया है। 2026 के बाद फिर संशोधन होगा, इसलिए परिसीमन पे ज्यादा बहस हुई थी, क्योंकि परिसीमन आ रहा है ना, परिसीमन में पढ़ाऊंगा जब हम लोकसभा पढ़ेंगे। परिसीमन क्या होता है बच्चों, हर जनगणना के बाद, जैसे अब 2026 की जनगणना चल रही है, इस जनगणना के बाद परिसीमन आएगा, जनगणना में संख्या कितनी बढ़ गई है उसी हिसाब से सांसदों और विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो मैंने विधायकों का यहाँ बता दिया है, सांसदों का भी बता दिया है मूल्य। और बच्चों प्रणाली है निर्वाचन की, मैंने बताई है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफर वोट मैंने बताया है कैसे कैसे होता है, ABCD। मतों का कोटा बच्चों डिसाइड होता है, मतों का कोटा कैसे डिसाइड होता है, जैसे एक कैंडिडेट है, मैम 2 कैंडिडेट हैं तो 50-50% मिलेंगे दोनों को, इसी पे जीत होनी चाहिए, 50% दोनों को मिलेंगे बराबर, तब वो बराबर है। 50% प्लस 1 वोट आनी चाहिए, ये कोटा होता है जीतने के लिए निर्धारित, ऐसे निर्धारित होता है, क्योंकि यहाँ FPPS फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लॉ लागू नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यहाँ लागू नहीं होता है, यहाँ कोटा निर्धारित होता है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां मैंने पढ़ाई नहीं है, एक बार इन्हें पढ़ लो। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है बच्चों, और प्रधानमंत्री कौन होता है, जिसकी वोट, जिसके गठबंधन के या स्पष्ट बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, कब भंग करेगा, कब भंग करेगा, जब विश्वास मत खो दे, मतलब उनका बहुमत गिर जाए, बहुमत गिर जाए तो मंत्रिपरिषद समाप्त, ये उसके विवेक पे है। भाई बहुमत गिरेगा तो वो सीधी सी बात है, जो अनपढ़ भी होगा उसे भी पता है कि बहुमत गिर गया तो दूसरी सरकार आएगी, तो राष्ट्रपति का क्या विवेक है, ये तो अनपढ़ों जैसी बात कर दे, तो राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं। लोकसभा का समय पूर्व विघटन होगा, लोकसभा का अगर समय पूर्व विघटन हो रहा है तो, यदि लोकसभा कैसे पूर्व विघटन होगा, बहुमत गिर जाए, सीधी सी बात है, बहुमत गिर जाए तो
राष्ट्रपति क्या करेगा, वैकल्पिक सरकार की कोशिश करेगा कि इसकी जगह कोई और सरकार बने जिस पर बहुमत हो। ठीक है, पुनर्विचार की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, वीटो शक्ति मैंने पढ़ा दी है। वीटो शक्ति कौन कौन सी होती है, आत्यंतिक वीटो है उस पर, जब वो बिल्कुल हस्ताक्षर ना करे, खारिज कर दे। निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पॉकेट वीटो, जब जेब में रख ले। और 24वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति का वीटो प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देनी ही होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अध्यादेश बच्चों मैंने पढ़ा दिया है। अध्यादेश क्या कहता है, अध्यादेश उन्हीं विषय पर जारी हो सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता अध्यादेश। ठीक है, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर ही इसे अनुमोदन करके पारित करना अनिवार्य है। नहीं तो ये क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा अगर अनुमोदन नहीं करेंगे तो। 6 महीने 6 सप्ताह की इसकी अधिकतम अवधि होती है। वो क्यों होती है मैंने आपको समझा दिया है। क्षमादान की शक्ति देख लो आर्टिकल 72 में, ये भी मैंने बता दिया है। पूर्व क्षमा कर देना, लघुकरण कर देना यानी सजा के रूप को बदलना, परिहार कर देना यानी सजा की प्रकृति को बदल देना। तो यहाँ गलत लिखा है, यहाँ बच्चों है दंड के स्वरूप को बदलना, दंड की प्रकृति को बदलना। ठीक है, और यहाँ सजा की प्रकृति को बदलना। ठीक है, विराम मतलब कोई महिला गर्भवती है, विशेष परिस्थिति में किसी सजा को कम करना विशेष परिस्थिति में। और प्रविलंबन का, विराम का मतलब विराम लगाना नहीं है, ये ध्यान रखना, मैंने आपको बार बार समझाया इसलिए। प्रविलंबन का मतलब है कि अस्थायी रोक लगा देना बच्चों, अस्थायी रोक लगा देना सजा पे। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में कुछ अंतर है, ये जब पढ़ेंगे जब हम राज्यपाल पढ़ लेंगे। महाभियोग बच्चों मैंने बता दिया आपको, महाभियोग कैसे होता है। पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, 1/4 सदस्यों को उस पर हस्ताक्षर होंगे। वो नोटिस सदन में पेश होगा, सदन में पेश हुआ, 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। जांचकर्ता दूसरा सदन होगा, फिर बच्चों दूसरा सदन होगा। जांच की पुष्टि में राष्ट्रपति स्वयं आएगा या अपना कोई प्रतिनिधि भेजेगा। फिर दूसरे सदन में भी 2/3 विशेष बहुमत से पारित होगा और राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाएगा। इसमें ध्यान देना मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनको चुन देते हैं जब तक। ठीक है, अब बच्चों ये क्या भारत के राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टैंप है, ये मेंस का क्वेश्चन है, इस पे आप जवाब दे लेना। अब हम यहां से एक एक आर्टिकल को पढ़ते हैं। भाग 5 में है संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति के पद और चुनाव और योग्यता कार्यकाल को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी और वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह स्वयं कर सकता है कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग, मतलब कि कार्यपालिका के जितने भी लॉ हैं, जितनी भी नियुक्ति हैं, सब राष्ट्रपति करता है। नाम मात्र प्रमुख है, आप जानते हो। बिना सलाह पे, बिना प्रधानमंत्री और मंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति कुछ भी कार्य नहीं करता, सिर्फ वीटो को छोड़ के। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, और यह रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये 53 में ही बताया गया है। तो कोई पूछे कि आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है, कि वह रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचक मंडल में संसद और राज्यों से, विधानसभाओं से केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।
केवल संसद से शामिल होंगे और राज्यों और यूनियन टेरिटरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये मैंने बता दिया है। आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में निर्वाचन रीति, एकल संक्रमणीय प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। आर्टिकल 56 में है 5 वर्ष का उनका कार्यकाल, 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं। 58 में बच्चों योग्यता है, नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य की पात्रता होनी चाहिए। 59 में शर्तें हैं, शर्तें क्या है, वह संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो पद ग्रहण की तिथि से वह सीट रिक्त मानी जाएगी, अगर है तो अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा राष्ट्रपति के अलावा। 60 में क्या है बच्चों, राष्ट्रपति की शपथ है, और शपथ किसके समक्ष लेता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के समक्ष। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, महाभियोग के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। 62 में रिक्ति है, रिक्ति भरने के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। और रिक्ति कितने प्रकार से होती है, कार्यकाल समाप्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दें, ठीक है, उनकी रिक्ति 6 महीने के भीतर भर जानी चाहिए। अनुच्छेद 70 कहता है बच्चों कि आवश्यकताओं के लिए, इमरजेंसी के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के न होने पर इमरजेंसी सीजीआई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, आर्टिकल 70 कहता है। समझ रहे हो, इमरजेंसी हो जाए कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तब जैसे हिदायतुल्लाह बना था, याद है, सीजीआई था वो, हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बना था कार्यवाहक। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, चुनाव संबंधी विवाद, चुनाव संबंधी विवाद कौन निपटारा करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। समझ रहे हो, यदि चुनाव, ये भी ध्यान रखना, यदि चुनाव शून्य घोषित होता है तो पहले किए गए सारे कार्य अवैध नहीं होते, वैध माने जाएंगे। अब आर्टिकल 72 देख लेते हैं, इसमें कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, मैंने आपको बता दिया है, क्षमा, प्रलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण क्या होता है। अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद की सलाह, जब मैं मंत्रिपरिषद पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा, तब उसमें सब बता दूंगा। अभी ये है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, और मंत्रिपरिषद का एक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसलिए मंत्रिपरिषद कौन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ये शब्द को याद रखना। प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उन्हें मंत्री पद से हटाता है। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्यवाही औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही मानी जाएंगे। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में विभागों का आवंटन का नियम बनाता है, ठीक है, सारे काम वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, 78 में, ये आर्टिकल याद रखना मेरे कहने से। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह विधायी प्रस्तावों संबंधी कैबिनेट के सभी निर्णय, जो उसकी कैबिनेट है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति को सूचित करता रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत प्रदान करेगा, ठीक है। विधायी शक्ति मैंने आपको बता दी है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 86 के तहत सदन को संबोधित करने का अधिकार है उन्हें, संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है, संदेश भेज सकता है। बच्चों, संयुक्त बैठक जो विधेयक पे बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता याद रखो लोकसभा स्पीकर करता है, और जब संबोधन करेगा तो संबोधन कहाँ पे होता है, आर्टिकल 86 में। तो दोनों राज्यसभा लोकसभा को एक साथ बुलाता है, तब संबोधन करता है,
और संबोधन में जो स्क्रिप्ट सरकार देती है वही पढ़ते हैं हमारे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण है। आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र में बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों की नियुक्ति हो जाती है, तो उनकी संयुक्त बैठक को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। यह सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है। आर्टिकल 87 के तहत सरकार की नीतियों को बताएगा, जब विशेष अभिभाषण देगा और सदन को संबोधित करेगा। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 86 सदन को संबोधित करना, इसमें वह सदन को बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे कार्य करो। और अगर राष्ट्रपति वहां नहीं पहुंचना चाहता तो वो अपना संदेश भेज देता है। 87 में विशेष अभिभाषण होगा। विशेष अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है। 108 में संयुक्त बैठक होती है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। ये मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल 111 वीटो पावर का यूज है। आर्टिकल 123 अध्यादेश की शक्ति है। ये मैंने विस्तार से बताया है। आर्टिकल 112 के तहत बच्चों मैंने बताया वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व्यय का विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। 117 में वित्त विधेयक। अच्छा, ये वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये हम आगे पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, इसे यहीं पे जाने दीजिए। 143 सलाह, ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है और ये चर्चा में भी है, इसे हम पढ़ेंगे। 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है कि ये सही है कि नहीं, ये कार्य सही है कि नहीं, परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति को लगे कि कानून तथा तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, वह सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। हालांकि कोर्ट राय देने के लिए राष्ट्रपति और उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। ना तो कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है, ना राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 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 स्वतंत्रता से पहले कोई भी ऐसा विषय है उस पर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा ही देगा, उसके लिए बाध्य है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले विषय पर हाई कोर्ट की नियुक्ति करता है। ये हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। हाई कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति करता है और उनके जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के सीजीआई और जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 201 हम जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। वित्त विधेयक, इनको बच्चों हम जब अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य संबंध, उसमें पढ़ेंगे इन दोनों आर्टिकलों को। ठीक है, क्योंकि अभी आपके समझ में ही नहीं आएंगे तो क्या फायदा। ये समझ में आ जाएगा वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष में, ये मैंने आपको बता दिया है। आपातकाल के टाइम पे हम आपातकाल पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, बाकी का तो बच्चों ये बात की चीजें हैं, इन्हें विस्तार से जब जब टॉपिक आएगा उन्हें पढ़ते रहेंगे और बताते रहेंगे। बाकी वही है, घुमा फिरा के सारी चीजें दया याचिकाओं के लिए या अन्य चीजों के लिए। ठीक है, वही घुमा घुमा के है। यहीं पे राष्ट्रपति हमारा समाप्त होता है। कुछ राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल जो मैंने नहीं बताए हैं वो जब हम, जैसे अंतर्राज्यीय संबंध है तो हम तब पढ़ेंगे बच्चों जब हम केंद्र और राज्य संबंध पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य संबंध भाग कौन से में है? 11 में, तो 11 में पढ़ेंगे हम, है ना। और कुछ आर्टिकल और भी हैं जो मैंने बताए थे। 201 जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो सारी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। ज्वाइंट सिटिंग हमें मालूम है, थोड़ा उसमें कंफ्यूज होंगे तो आर्टिकल 108 पढ़ेंगे, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, तब उसमें पढ़ लेंगे। वैसे
ज्यादातर राष्ट्रपति से संबंधित चीजें क्लियर हो गई हैं और यहीं पर राष्ट्रपति समाप्त होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको समझ आया है अच्छी बात है, कोई चीज में अगर दिक्कत लगी है, मेरे समझाने से समझ नहीं आया है, तो आप बता सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।